जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, यदि आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं यानी डीडीयू यूनिवर्सिटी में, आप बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के, फोर्थ फिफ्थ या फिर सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो ध्यान रखेंगे साथियों, आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में को करिकुलर कोर्स के अंदर एग्जाम होता है साइबर लॉ का। ठीक है, साइबर लॉ में आपका पेपर कोड है LAW203। ठीक है, ध्यान रखेंगे साथियों, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर के हों, ठीक है, डीडी यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है को करिकुलर कोर्स के अंदर साइबर लॉ का, पेपर कोड 203। चलें, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चले एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह क्लास यदि आप 2025 में देख रहे हैं, 26 में देख रहे हैं, 27 में देख रहे हैं या फिर 28 में देख रहे हैं, तो इससे बाहर कुछ भी आपका आने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें, पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, आईटी एक्ट सन 2000 में कितनी धाराएं हैं। आईटी एक्ट सन 2000 में साथियों कुल 94 धाराएं हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें, आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या तो पुराने हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। फिफ्थ सेमेस्टर में भी आपके हर सब्जेक्ट की काफ़ी धमाकेदार तैयारी कराई जाती है। ठीक है, वो भी की पॉइंट्स के साथ, नोट्स के साथ, पूरे फैक्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, फिफ्थ सेमेस्टर में भी आपके साथ मुलाकात होगी। चलें, दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, आईटी अधिनियम सन 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं। तो कुल 4 अनुसूचियां भैया। ठीक है, आईटी अधिनियम सन 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं, 4 अनुसूचियां हैं। और मैं आपको बता दूं, जो साइबर लॉ का एग्जाम होता है, इसमें याद रखिएगा लॉ, ठीक है, कानून से और कंप्यूटर से दोनों से आपके प्रश्न आते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं होते हैं, यदि आप ट्रिपल CU का एग्जाम दिए होंगे तो उसी लेवल का प्रश्न आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें, तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, कंप्यूटर हैक करने पर कितनी जुर्माना की सज़ा है। ठीक है, कंप्यूटर हैक करने पर कितनी जुर्माने की सज़ा है भैया, 3 लाख तक, ठीक है, 2 लाख तक, 5 लाख तक या फिर 10 लाख। तो देखिए, यदि आप कंप्यूटर हैक करेंगे तो आपको जुर्माने के तौर पर 5 लाख भरना पड़ेगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। और एक बात और, ये मॉडल पेपर है। ठीक है, और मैंने पेपर भी सॉल्व कराया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर ढेर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और आपको वहाँ पर पेपर भी मिल जाएगा, जो पेपर सॉल्व कराया है मैंने साइबर लॉ का। ठीक है, तो पेपर जरूर देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में। चलें, चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, कंप्यूटर हैक करने पर कितनी जेल की सज़ा है। यदि आप कंप्यूटर हैक कर लेंगे तो आपको कितने साल की जेल हो जाएगी, तो आपको 3 वर्ष का जेल हो जाएगा। ठीक है, जुर्माना कितना भरेंगे भैया, 5 लाख जुर्माना भरेंगे और 3 साल की जेल हो जाएगी। एक प्रश्न और पूछता है, यहाँ आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, आईटी अधिनियम में साइबर आतंकवाद के लिए प्रस्तावित सज़ा क्या है। तो इसमें जो सज़ा होती है आजीवन कारावास हो जाती है। जहाँ आतंकवाद आ जाएगा, साइबर आतंकवाद, वहाँ आपका आजीवन कारावास हो जाएगा। जहाँ केवल कंप्यूटर हैक करने के लिए आएगा, वहाँ पर आपका 5 लाख का जुर्माना और 3 साल का सज़ा। ठीक है, चलें, ध्यान रखेंगे इस बात को। और आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, इस मॉडल पेपर को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करेंगे, जिनका भी एग्जाम बाकी है, आपका दोस्त भाई बहन जो भी हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे जरूर इस क्लास को सेंड कर देंगे। चलें, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, क्या पूछा गया है, आईटी एक्ट की किस धारा के तहत डिजिटल संपत्ति या जानकारी चुराना साइबर अपराध लिखा गया है। किस एक्ट में लिखा गया है भैया, तो धारा 65 में लिखा गया है। ठीक है, डिजिटल संपत्ति या जानकारी अगर आप चुराएंगे तो इसके तहत अपराध किस में लिखा गया है, धारा 65 में लिखा गया है। ठीक है, चलें, ये ऑप्शन राइट है छठवें का। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है, आईटी अधिनियम की कौन सी धारा प्रमाणन अधिकारियों के नियंत्रण की नियुक्ति से संबंधित है। तो धारा 17 है भैया। ठीक है, आईटी अधिनियम धारा 17। ठीक है, धारा 17 प्रमाणन प्राधिकारियों के नियंत्रण की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, बहुत ही डीपली समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न आपका क्या, इसका PDF आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा भैया। ठीक है, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा गया है, आईटी अधिनियम की कौन सी धारा हैक साइबर आतंकवाद से संबंधित है।
तो धारा 66F, ठीक है, धारा 66F भैया हैक साइबर आतंकवाद से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है आपका। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा है, आईटी अधिनियम में पहचान की चोरी के लिए कारावास या जुर्माना की सजा क्या है। ठीक है, आईटी अधिनियम में पहचान की चोरी यानी आप अपनी आइडेंटिटी छुपा करके किसी के पास इनलीगल मैसेज भेज रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, ठीक है, आईडी छिपा करके, तो उसके लिए आपको कितनी सज़ा देना पड़ेगा, कितने साल का जुर्माना और कितना साल की सज़ा और कितना लाख जुर्माना देना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे, यदि आप अपनी आइडेंटिटी चुरा करके किसी के पास गलत मैसेज भेज रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो सज़ा है 3 वर्ष की सज़ा और 2 लाख रुपये जुर्माना भरेंगे, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, आईटी अधिनियम सन 2000 की किस धारा में आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है। तो धारा 66F में, ठीक है, आईटी अधिनियम सन 2000 की धारा 66F में आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रावधान है 66F में। देखिए अगर एक बार इस आप क्लास को देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, कम से कम 2 बार जरूर देख लेंगे, ठीक है। चलिए, और भी मैंने जितने मॉडल पेपर कराए हैं साथियों, सभी को देखना अनिवार्य है, सभी आप देखिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या है भैया, भारत में कौन सा अधिनियम डेटा गोपनीयता और सूचना सुरक्षा पर केंद्रित है। बताइए कौन सा अधिनियम है। तो भारत में आईटी एक्ट सन 2000 जो है साथियों, यह डेटा गोपनीयता और सूचना सुरक्षा पर केंद्रित है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो सन 2000 में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित हुआ था, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया है, आईटी अधिनियम सन 2000 किसके द्वारा अधिनियमित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए। भारत की संसद द्वारा, भारत के उच्च न्यायालय द्वारा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या फिर भारतीय दंड संहिता द्वारा आईटी अधिनियम सन 2000 पारित किया गया, किसके द्वारा। तो आईटी अधिनियम सन 2000 भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है, आईटी अधिनियम सन 2000 कब लागू हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया। तो 9 जून सन 2000 को आईटी अधिनियम सन 2000 लागू हुआ था, सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या पूछा गया है, आईटी अधिनियम सन 2000 किसके द्वारा पेश किया गया। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, बताइए किसके द्वारा भैया। अटल बिहारी वाजपेयी, कपिल सिबाल, रविशंकर प्रसाद या प्रमोद महाजन। तो आईटी अधिनियम सन 2000 साथियों किसके द्वारा पेश किया गया था, प्रमोद महाजन के द्वारा पेश किया गया था, डी ऑप्शन राइट है 15 का। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, आईटी अधिनियम सन 2000 किससे संबंधित है। साइबर अपराध से, पहचान की चोरी से यानी आइडेंटिटी छुपाने से, ई कॉमर्स से या फिर ए और सी यानी ऑप्शन नंबर ए या ई सी वाला सही है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट है आपका। देखिए आईटी अधिनियम सन 2000 साथियों जो है ये साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए और सी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 17 पूछा है, भारत आईटी अधिनियम सन 2000 किस वर्ष संशोधित हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, भारत आपका एग्जाम में पूछेगा कि आईटी अधिनियम सन 2000 में संशोधन कब हुआ था, 2006 में, 2008 में, 2010 में, 2012 में। तो साथियों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सन 2008 में आईटी अधिनियम सन 2000 में संशोधन हुआ था, ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में आप याद रखिए इसे। चलें प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है, इनमें से सन 2008 में आईटी अधिनियम पर कौन सा संशोधन किया गया। 2008 में जो आईटी अधिनियम सन 2000, फिर से सुनिए, आईटी अधिनियम सन 2000 में जो संशोधन हुआ था 2008 में, वो किसका संशोधन हुआ था, किस विषय पर संशोधन हुआ था। तो केंद्र सरकार सामग्री को ब्लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल। सरकार कारपोरेट नेटवर्क पर निगरानी कर सकती है, इस पर भी किया गया था। सरकार सामग्री की निगरानी कर सकती है, बिल्कुल। सरकार कंप्यूटर सिस्टम को डिक्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल। ये सभी, ठीक है, ये सभी आपके क्या है भैया, ये सभी आपके जो आईटी अधिनियम सन 2000 में बदलाव हुए थे 2008 में,
इसके अंतर्गत ये सभी, ठीक है, नियम लागू किए गए थे। डी ऑप्शन ई ऑप्शन राइट है आपका, ये सभी। चलिए देखिए, आपके एग्जाम में यहाँ तक नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ तक तो ई तक तो नहीं पूछा जाता है, केवल डी तक पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने 4 बता दिए आपको, चारों याद रखिएगा भैया। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है, आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत भारत सरकार ने चीनी ऐप को भारत में ब्लॉक कर दिया है? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो धारा 69A के तहत भारत सरकार ने सभी चीनी ऐप को भारत में ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। धारा 69A के याद रखिएगा, जैसे टिकटॉक है, पबजी आया था उसको भी बैन कर दिए थे, ठीक है। ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जिसको भारत सरकार ने धारा 69A के तहत सभी चीनी ऐप को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है आपका। चले अच्छा, यहाँ पर देखिए लिखा गया है 267 चीनी ऐप थे, ठीक है। अच्छा, इसको ब्लॉक कब किया गया था? 29 जून 2020 में। टिकटॉक 2020 में बंद हुआ था, याद है कि नहीं? ठीक है। चले ध्यान रखिएगा इन सभी प्रश्नों को, ठीक है, ये आपके जीवन भर काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रश्न नंबर 20 क्या है, आईटी एक्ट सन 2000 में कितने अध्याय हैं? 11 अध्याय, 12 अध्याय, 13 अध्याय या 14 अध्याय? तो आईटी एक्ट सन 2000 में साथियों कुल 14 अध्याय हैं, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है आपका, सॉरी गलत हो गया, फिर से देखिए, आईटी एक्ट सन 2000 में कितने अध्याय हैं, इसके लिए सॉरी, ठीक है, 13 अध्याय हैं साथियों, वेरी वेरी सॉरी इसके लिए, 13 अध्याय हैं, ठीक है। आईटी एक्ट सन 2000 में कितने अध्याय हैं? 13 अध्याय हैं, ठीक है। चले ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया भैया, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है, रिबूटिंग कहलाता है। डी ऑप्शन राइट है आपका। चले 22 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? बताइए कौन सा सॉफ्टवेयर है भैया? तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के प्रयोग करने को आसान बना देता है? बताइए कौन प्रोग्राम है? एप्लीकेशन प्रोग्राम, यूटिलिटी, नेटवर्क है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो साथियों जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह कंप्यूटर के प्रयोग करने को आसान बना देता है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है, MS DOS आधारित, ठीक है, आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया गया है? तो डोबेस 3, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया भैया, रिज्यूम बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, बताइए MS वर्ड का या फिर पेज मेकर का? तो रिज्यूम बनाने के लिए हम MS वर्ड का उपयोग करते हैं, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया भैया, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? जो टैली होता है ना, टैली आप लोग सीखते हैं ना, टैली, तो जो टैली होता है, टैली सॉफ्टवेयर होता है, इसका कहाँ प्रयोग होता है? अकाउंटिंग में, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड या ये सभी? तो जो MS वर्ड है ये आपके जो MS वर्ड सॉफ्टवेयर है शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है भैया, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है आपका 27 का। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? तो एनालॉग प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। किसी प्रोग्राम में, सॉरी, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद एनालॉग प्रोग्राम कहलाता है। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इंटरफेस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया भैया, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को नियंत्रित करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या फिर मेमोरी? तो जो आपका साथियों इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर है यह आपके कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है, पेज मेकर किसका उदाहरण है? पेज मेकर
ब्लेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, किसका? ब्लेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है पेज मेकर। डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? डी बेस क्या है? तो डी बेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है? एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो याद रखिएगा जब एमएस वर्ड पूछेगा, ठीक है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में जो निर्मित हुआ था, भारत में पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था, उसका नाम है सिद्धार्थ। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था। सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया भैया? क्राई क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है? तो क्राई जो है साथियों, CRAY, एक सुपर कंप्यूटर है। टी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 क्या है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। 38 का बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया? बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 वर्ष में लॉन्च किया गया था। यानी भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। जो परम 8000 है, इसको कब लॉन्च किया गया था? 1991 में लॉन्च किया गया था। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है? भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? चेन्नई में, पुणे में, बेंगलुरु में या कोलकाता में? तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर परम है यह पुणे में स्थित है भैया। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया है आपका? भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है जिसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे में स्थापित किया गया है। तो यह प्रत्यूष है। ठीक है, प्रत्यूष है भैया। चले, डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 42 क्या पूछा गया है? भारत सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सॉरी, भारतीय है यहाँ पर। ठीक है, पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई, वेरी वेरी सॉरी। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है भैया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, विजय भाटकर जो हैं यह भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसे याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारे देश का सवाल है, कॉमन सवाल है, ये कहीं से भी आपसे कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसे याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विजय भाटकर को। प्रश्न नंबर 43 क्या है? EDP क्या है? तो EDP एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। ठीक है, EDP का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। चलिए प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा भैया? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। जो इनपुट है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, CPU द्वारा, इनपुट द्वारा या आउटपुट द्वारा? तो CPU द्वारा। ठीक है भैया, CPU द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। मतलब आप कोई भी डाटा दे रहे हैं तो वो आउटपुट के रूप में निकालेगा CPU। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा गया है? मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 46 आपका क्या पूछा गया भैया? किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो या पायलट? तो जावा होती है। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 47 पूछा है, निम्न में से इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर? ये सभी क्या है भैया? इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया है? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई थी। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया भैया? 49 नंबर प्रश्न है आपका, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था एनिक। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आईटी अधिनियम की किस धारा को अमान्य कर दिया गया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो धारा 66A के तहत, ठीक है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है, धारा 66A के तहत अमान्य, धारा 66A को अमान्य कर दिया गया था। ठीक है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है, आईटी अधिनियम धारा 66A को अमान्य कर दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया भैया? साइबर अपराध को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है? साइबर अपराध को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से प्रकार है भैया? चलिए मैं बता देता हूँ, ध्यान रखेंगे। इनमें से साइबर क्राइम का प्रकार कौन सा है? तो देखिए, पीयर टू पीयर हमला, ठीक है, और आपका कौन सा है? हथियार के रूप में कंप्यूटर। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले, प्रश्न नंबर 53 क्या भैया? पीयर टू पीयर साइबर अपराध में शामिल है फिशिंग हमला, ट्रोजन, वाम्स हमला, स्पाईवेयर, ये सभी क्या है? पीयर टू पीयर साइबर अपराध में शामिल हैं। ठीक है, चलें, देखिए ई तक आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे सभी। ठीक है, साइबर अपराध में हथियार के रूप में कंप्यूटर शामिल है, साइबर आतंकवाद के रूप में अश्लीलता, आईपीआर उल्लंघन, ठीक है, डीडीओएस, ये सभी। चलिए, प्रश्न नंबर 55 क्या पूछा गया है? आईटी अधिनियम सन 2000 की धारा 66 किससे संबंधित है? ठीक है, आईटी अधिनियम सन 2000 की जो धारा 66 है किससे संबंधित है भैया? तो किसी भी सिस्टम को क्रैक करना या अवैध रूप से हैक करना। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए, आईटी अधिनियम सन 2000 की धारा 66 किससे संबंधित है? किसी भी सिस्टम को क्रैक करना या अवैध रूप से हैक करना। ठीक है, चले, बहुत ही शानदार है ये सारे क्लासेस दोस्तों। चले, बहुत ही मस्त मस्त प्रश्न है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। चले, प्रश्न नंबर 56 क्या पूछा गया है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस तारीख को आईटी अधिनियम सन 2000 की धारा 66A को अमान्य कर दिया? ठीक है, अभी ऊपर मैंने पढ़ाया है। ठीक है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो धारा 66A को अमान्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन कब किया था? ठीक है, तो ये 24 मार्च सन 2015 को किया था। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 57 क्या पूछा गया है? आईटी अधिनियम सन 2000 की कौन सी धारा अश्लील सामग्री प्रसारित करने पर दंड से संबंधित है? तो धारा 67। ठीक है, धारा 67, आईटी अधिनियम सन 2000 की धारा 67 अश्लील सामग्री प्रसारित करने पर दंड से संबंधित, मतलब अश्लील सामग्री समझ रहे हैं ना? अगर किसी के पास आप गंदे वीडियोस वगैरह सेंड कर रहे हैं तो इसके लिए धारा 67 के अंतर्गत आपको सजा हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 58 क्या है? विश्व कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 नवंबर को विश्व कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है 58 का। प्रश्न नंबर 59 क्या पूछा गया है? आईटी अधिनियम की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है? तो धारा 4। ठीक है, धारा जो 4 है भैया, यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है 59 का। चलिए, अब प्रश्न नंबर 60 देखेंगे भैया हमारा क्या पूछा गया है। ठीक है, चले, 60 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, कॉपीराइट अधिनियम कब लागू हुआ? कॉपीराइट अधिनियम माने आप समझ रहे हैं, आप यूट्यूब वगैरह देखते होंगे या फिर कोई भी चीज़, जैसे आपके जो पर्सनल आपका चीज़ है उसको किसी ने कॉपी कर लिया तो वही क्या होता है? कॉपीराइट होता है। तो यह अधिनियम कब लागू किया गया था? 1957 में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 61 क्या पूछा गया है? चोरी हुआ कंप्यूटर या संचार उपकरण प्राप्त करना किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 66B के अंतर्गत आता है। ठीक है, चोरी हुआ कंप्यूटर, आपका चोरी, कंप्यूटर चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया। ठीक है, संचार उपकरण में मोबाइल वगैरह आता है। ठीक है, मोबाइल चोरी हो गया तो यह किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 66B की। ठीक है, चले, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 62 क्या पूछा गया भैया? आईटी एक्ट की धारा 3 किससे संबंधित है?
डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण से संबंधित है। ठीक है, आईटी एक्ट की धारा 3 किससे संबंधित है? डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण। ये ऑप्शन राइट है 62 का। चलिए प्रश्न नंबर 63 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर का भौतिक घटक कहा जाता है? सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बताइए कौन सा भौतिक घटक है भैया? तो हार्डवेयर। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर आपका 64 क्या है? डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है? एक बिट, एक बाइट, एक ब्लॉक या एक निबल? तो डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई एक बिट होती है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 65 क्या पूछा गया है भैया? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की कौन सी धारा कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग और उसके दंड से संबंधित है? तो धारा 66 है भैया। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 65 का। चलिए प्रश्न नंबर 66 है 66। निम्नलिखित में से मैलवेयर का पूर्ण रूप कौन सा है? मैलवेयर का पूर्ण रूप है दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 67 क्या है? 67। साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा मैलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है भैया। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 68 क्या पूछा गया है? 68। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक हार्ड कॉपी तैयार की जाती है? प्रिंटर, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, ये सभी? तो प्रिंटर के द्वारा एक हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 69 क्या पूछा गया है? डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जो सत्यापन करती है। क्या सत्यापन करती है भैया? सच्चाई यानी सत्यनिष्ठा, प्रामाणिकता, गैर परित्याग, ये सभी क्या है? डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जो सत्यापन करती है सत्यनिष्ठा, प्रामाणिकता और गैर परित्याग। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा गया? भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थित है दिल्ली में, बेंगलोर में, चेन्नई में या मुंबई में? तो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलोर में स्थित है भैया। बी ऑप्शन राइट है 70 का। चलिए प्रश्न नंबर 71 क्या है? ट्विटर हैंडल @साइबर दोस्त विकसित किया गया है। विकसित किया गया भैया किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। बी ऑप्शन राइट है आपका। चले प्रश्न नंबर 72 के 72 नंबर, इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय एवं विक्रय को कहा जाता है ई कॉमर्स। बी ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं, कोई भी वस्तु है, कोई भी सेवा है, ठीक है, क्रय विक्रय हो रहा है इंटरनेट के माध्यम से किसी भी वस्तु का, तो वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। आप लोगों ने देखा होगा बजट में ई कॉमर्स पर भी टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, ई कॉमर्स पर भी। चले प्रश्न नंबर 73 क्या है भैया आपका? कंप्यूटर सिस्टम को हैकर और विभिन्न प्रकार के वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में किसे हमेशा चालू रखना चाहिए? तो देखिए कंप्यूटर में हमेशा आपको फायरवॉल चालू रखना चाहिए। ठीक है, बचाने के लिए, आपको वायरस से बचाने के लिए। ठीक है, किसी भी प्रकार के हमले से बचाने के लिए फायरवॉल हमेशा चालू रखना है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 74 क्या पूछा गया है? आईएसपी शब्द का अर्थ है, आईएसपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है भैया, तो ध्यान रखेंगे क्या इसका फुल फॉर्म होगा भैया? इंटरनेट सेवा प्रदाता। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं इसे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 75 पूछा गया है, डिजिटल हस्ताक्षर में कितने एल्गोरिदम होते हैं? तो डिजिटल हस्ताक्षर में 3 एल्गोरिदम होते हैं। ये ऑप्शन राइट है आपका 75 का। प्रश्न नंबर 76 क्या पूछा गया है? GUI का पूरा नाम क्या है? GUI का फुल फॉर्म पूछ रहा भैया, तो ध्यान रखेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 77 पूछा है, MS वर्ड किसका उदाहरण है? MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 78 पूछा गया है, ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 79 क्या है? CPU निम्नलिखित में से क्या है?
चिप है, बॉक्स है या सर्किट है? तो जो CPU है भैया यह एक चिप है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर देखिए, क्लास कराने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करेंगे, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 80 आपका क्या पूछा गया है? CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट या ये सभी? बताइए। बिल्कुल ये सभी, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट ये सभी CPU के घटक हैं। डी ऑप्शन राइट है आपका 80 का। चले प्रश्न नंबर 81 क्या पूछा गया है? निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? CD रोम, ठीक है, रैम, रजिस्टर्ड या फिर कैचेस? कौन सबसे तेज है बताइए? तो सबसे तेज कैचेस है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है आपका भैया। प्रश्न नंबर 82 क्या पूछा गया है? किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक को बनाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एनिक को किसने बनाया था भैया? तो प्रेस्पर एकर्ट, जॉन मोसले, ठीक है, दोनों लोगों ने मिलकर बनाया था। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 83 क्या पूछा गया भैया? इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? एनिक, IBM 1401 या फिर ASCII? बताइए इनमें से कौन पहली पीढ़ी की कंप्यूटर है? तो एनिक पहली पीढ़ी की कंप्यूटर है, ए ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 84 पूछा गया है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, ए ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 85 पूछा गया है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति। चले प्रश्न नंबर 86 क्या पूछा गया है? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यह CDAC ने किया था, ठीक है। भारत में विकसित किया गया था परम, परम क्या है? सुपर कंप्यूटर। इसको किस संस्था ने विकसित किया था? CDAC। प्रश्न नंबर 87 है, 87 नंबर प्रश्न है, एकीकृत परिपथ IC, ठीक है। IC को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म है एकीकृत परिपथ, ठीक है, के आविष्कारक से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? IC के आविष्कार से, ठीक है भैया, सॉरी, आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ, ठीक है। IC चिप बोलते हैं ना, IC लगा होता है टीवी में, मोबाइल में, कंप्यूटर में IC चिप होता है। बोलते हैं IC चिप जल गया है, ठीक है। तो IC चिप जल गया भैया, तो उसी को IC चिप बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चले प्रश्न नंबर 88 क्या है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक ट्रांजिस्टर है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, बाल निर्वात ट्यूब है या इनमें से सभी है? बताइए। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक बाल यानी निर्वात ट्यूब है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 89 है, 89 नंबर, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले जोसेफ मेरी ने किया था, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 90 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 91 क्या पूछा गया भैया? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन होलेरीथ का, चार्ल्स बैबेज का, ब्लेज पास्कल के या वान न्यूमैन का? बताइए। बहुत बहुत बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, वान न्यूमैन। देखिए कहीं कहीं न्यूमैन लिखा मिलता है, कहीं कहीं न्यूमैन, तो वान न्यूमैन का, ठीक है, कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान रहा, डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 92 क्या पूछा गया है? प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन होलेरीथ का है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 93 क्या पूछा गया है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? भैया IC चिप, ठीक है। IC चिप का विकास किसने किया भैया? IC चिप का विकास JS किल्बी ने किया है, डी ऑप्शन राइट है आपका। चलें प्रश्न नंबर 94 क्या पूछा गया है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी IC पर किसकी परत होती है? जौन IC जर गया भैया, टीवी में, मोबाइल में, किसी भी चीज़ में IC जो लगा होता है जर गया, तो उस पर किसकी परत होती है? बताइए। तो उस पर सिलिकॉन की परत होती है, ठीक है। 94 का ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 95 क्या पूछा गया है? चुंबकीय डिस्क पर
किस पदार्थ की परत होती है? जो चुंबकीय डिस्क होती है उस पर आयरन ऑक्साइड होता है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 96 है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है भैया इस चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 97 क्या पूछा गया है? टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। सी ऑप्शन राइट है आपका 97 का। प्रश्न नंबर 98 क्या पूछा गया है? गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका आविष्कार चीन में हुआ। बी ऑप्शन राइट है आपका। एबाकस का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। प्रश्न नंबर 99 है, एनालिटिक इंजन, ठीक है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बैबेज ने किया था। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 100 क्या है भैया? मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा भैया। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस जो मॉडल पेपर है इसे आगे जरूर शेयर करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है, ठीक है। चले जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।